मैंने सुना है कि आप गिल एम्पायर के लिए मिलान में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट सेटअप करने वाले हैं। लोरेंजो ने सुमित से कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ, ये हमारी कंपनी का एक अहम प्रोजेक्ट है। और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ सुमित। गिल एम्पायर एक सफल बिजनेस एम्पायर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस एम्पायर के रूलर भी बन सकते हैं? लोरेंजो की बात सुनकर सुमित के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे पर एक हल्का सा कंफ्यूजन दिख रहा था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे बस लोरेंजो को देखा। लोरेंजो समझ गया था कि उसने सुमित में इंटरेस्ट जगा दिया है। इमेजिन कीजिए, अगर गिल एम्पायर में आप सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि मालिक हो। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। गिल एम्पायर का मालिक ध्रुव गिल है और उसके एम्पायर में ऐसे लॉयल लोग हैं जो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। और वैसे भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अपनी बात अभी तक पूरी नहीं की है? देखिए, लॉयल्टी की भी एक सीमा होती है, और जैसा कि आप जानते हैं, हर आदमी में एक चाहत होती है कुछ बड़ा करने की, खुद को साबित करने की। Am I right? अगर हाइपोथेटिकली मैं इस बात को मान भी लूं तो मुझे क्या करना होगा? लोरेंजो के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई। उसे पता था कि उसने सुमित को अपने जाल में फंसा लिया है। उसने हल्का सा सिर हिलाते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा, जैसे कि अभी और भी बातें होनी बाकी थी। सुमित के सवाल का जवाब दिए बिना उसने टेबल से अपने नोट्स उठाए और सुमित की आंखों में झांकते हुए एक मिस्टीरियस अंदाज में कहा, बस इतना समझ लीजिए कि आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए होगी, और उसके बाद गिल एम्पायर में जो चाहें वो पोजीशन आपकी होगी। सुमित ने लोरेंजो की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या वो वाकई इस टेम्पटेशन में फंसना चाहता था, या फिर उसे लॉयल्टी का रास्ता अपनाना चाहिए था? तभी लोरेंजो ने अपनी कुर्सी से उठते हुए सुमित की तरफ हाथ बढ़ाया। कैफे का कमरा अब खामोशी से भर चुका था। सुमित की आंखों में ग्रीड और कंफ्यूजन दोनों का मिक्सचर था। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि वो अपना एक फाइनल कॉन्फर्मेशन देना चाहता हो, लेकिन वो पूरी तरह से अश्योर्ड नहीं था। उसकी जबान से बस एक ही सवाल निकला, What will I have to do? सुमित ने लोरेंजो से पूछा। लोरेंजो सुमित के सवाल का जवाब दिए बिना उसे वापस कैफे के हलचल भरे माहौल में ले आया। वो अपना ऑफर देने से पहले सुमित को वेट कराना चाहता था। यह उसके माइंड गेम का हिस्सा था। कैफे की हल्की रोशनी में सोफे पर बैठा सुमित अपने सामने रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स और नोट्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्का सा हिल रही थीं, जैसे उसका मन बेचैन हो। उसकी आंखों में घबराहट और लालच की झलक साफ दिख रही थी। वो क्या करने वाला है ये सोचते हुए थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहा था। वहीं लोरेंजो कॉफी का कप हाथ में पकड़े हुए एक कोने में आराम से बैठा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, मानो वो पहले से ही जानता हो कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। बस एक काम करना है सुमित, उस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का काम धीमा करना है। सुमित के चेहरे पर हैरानी थी। वो सिर झुकाकर डॉक्यूमेंट्स को देखने लगा। उसकी उलझन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीमा? लेकिन इससे तो सब कुछ रुक सकता है। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं पूरे प्रोजेक्ट को रोक दूं? नहीं, रोकना नहीं है, बस धीमा करना है। ध्रुव को शो करो कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। बताओ कि ये प्लान उतना अच्छा नहीं है जितना वो सोच रहा है। सुमित की आंखें चौड़ी हो गई। वो सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा और फिर उसने लोरेंजो की तरफ देखा। सोचो सुमित, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कर दोगे तो तुम्हें ध्रुव के खिलाफ माहौल बनाने का टाइम मिल जाएगा। ध्रुव यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेगा और हम इसका फायदा उठा के कठौता में ध्रुव के खिलाफ माहौल बनाएंगे, जिससे गिल फैमिली के लोग उसे हटाने के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सुमित चुप था। वो शांत होकर सोचने लगा कि अगर ये सच में हो गया तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो घबराया हुआ भी था। उसके दिल और दिमाग के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। तो बस तुम चाहते हो कि मैं प्रोजेक्ट को धीमा कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक और कदम बढ़ाओ। कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ समस्या खड़ी करो, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में सवाल उठाओ। सुमित ने इस बार कोई जवाब दिए बिना ही सिर झुका लिया। लेकिन ध्रुव का क्या? अगर उसे पता चला तो? वो मेरा दोस्त है, मैंने उसके साथ ही तो ये सब शुरू किया था। इनफैक्ट मैंने मीटिंग में उसे अपोज किया था, फिर भी उसने मुझे मिलान प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया। लोरेंजो ने सुमित को घूरना शुरू कर दिया, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि सुमित के अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं। ये टाइम ध्रुव के बारे में सोचने का नहीं है। तुम्हें ये समझना होगा कि ध्रुव को तुम्हारे होने से फर्क नहीं पड़ता। वो पहले ही कामयाब हो चुका है और तुम हमेशा उसके पीछे खड़े रहोगे। ये मौका तुम्हारा है, देख लो। सुमित के चेहरे पर उथल पुथल साफ दिख रही थी। वो जानता था कि अगर वो इस रास्ते पर चलता है तो उसे लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुमित ने डॉक्यूमेंट्स पर नजर डाली, फिर धीरे से लोरेंजो की आंखों में देखा। ठीक है लोरेंजो, तुम जो कह रहे हो वो मैं करूंगा। लोरेंजो ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में सैटिस्फैक्शन था।
और वो समझ चुका था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। मुझे पता था कि तुम समझ जाओगे। मैं जल्द ही अगले कदम के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। सुमित ने कुछ नहीं कहा। उसने लोरेंजो से हाथ मिलाया और कुछ सोचता हुआ बाहर निकल गया। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी टीम मेंबर्स के साथ होटल में बैठा हुआ डिनर कर रहा था। अब हम काफी आगे आ चुके हैं। अब कोई इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकता। ये प्लांट्स केवल गिल एम्पायर के लिए नहीं बल्कि पूरे इटली के लिए जरूरी हैं। हाँ सर, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी लैंड वापस पाई है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। निहाल ने ध्रुव की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा, लेकिन तभी ध्रुव को अचानक से कुछ खटका। अरे ये सुमित कहाँ है? तुम लोगों ने उसे डिनर के लिए नहीं बुलाया क्या? सर, मैंने सुमित को होटल से बाहर जाते हुए देखा था। वो थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड लग रहा था, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की। उसके दिमाग में पूरे टाइम प्लांट्स के मैप ही घूमते रहते हैं। लेकिन इस तरह से रात को अकेले बाहर जाना हमारे लिए सेफ नहीं है। ज़ारा, सुमित को कॉल करके कहो वापस आने को। ध्रुव ने ज़ारा को ऑर्डर देते हुए कहा। ज़ारा जैसे ही फोन निकालकर सुमित को कॉल करने वाली थी कि ध्रुव ने उससे कहा, अरे इतनी जल्दी नहीं है, पहले आराम से खाना खा लो। ध्रुव ज़ारा को देखकर मुस्कुरा रहा था। ज़ारा थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हो गई। दूसरी तरफ मिलान के सुनसान सड़कों पर सुमित की कार तेजी से चल रही थी। उसकी आंखें लगातार रियरव्यू मिरर में झांक रही थीं। वो घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही क्यूरियस भी था। उसे समझ में आ गया था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता बचा नहीं है। उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। ज़ारा उसे कॉल कर रही थी। हाँ ज़ारा, बोलो क्या हुआ? ध्रुव सर आपके बारे में पूछ रहे थे। कहाँ हुआ? यार मैं बाहर ड्राइव पर आया हुआ था। मुझे सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी ठंडी हवा खा लूं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ध्रुव सर वही कह रहे थे कि इतनी रात को अकेले बाहर जाना सेफ नहीं होगा ना, इसलिए आप जल्द से जल्द होटल वापस आ जाओ। ज़ारा ने सुमित से कहा। सुमित ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। उसे पता था कि फ्यूचर में ध्रुव को सबसे बड़ा खतरा उसी से होने वाला था। सुमित की लीडरशिप के अंडर गिल एम्पायर के मिलान बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, पर जल्दी लैंड साइट पर सुपरनैचुरल प्रेजेंस की बातें फैलनी शुरू हो गई। ध्रुव ने सुमित को अपने होटल के रूम में बुलाकर पूछा, सुमित, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? वर्कर काम छोड़ के जा रहे हैं? ध्रुव की आवाज कड़क थी। वो लैंड साइट पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहता था। हाँ ध्रुव, बात दरअसल ये है कि लैंड साइट एक घने जंगल के करीब है। वर्कर प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन पर दिन भर काम करने के बाद उसी जंगल के पास बने हुए क्वार्टर्स में सोते हैं। रात को वो इलाका सुनसान हो जाता है। इसी वजह से वर्कर्स में डर बढ़ना शुरू हुआ था। धीरे धीरे करके वर्कर्स के बीच क्वार्टर्स में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के प्रेजेंस की बातें फैलने लगी। फिर ऐसी अफवाह उड़ी कि उनमें से एक वर्कर क्वार्टर्स से लैंड साइट पर भूत प्रेत ले आया है। फिर ऐसी ही बातें लैंड साइट के बारे में फैली। इस वजह से कुछ मजदूरों ने काम छोड़ दिया है। सुमित ने ध्रुव को अपडेट देते हुए कहा, और तुम मुझे अब ये सब बता रहे हो? जंगल से लेकर मजदूरों के क्वार्टर्स और अब लैंड साइट तक हर जगह सुपरनैचुरल की प्रेजेंस की बात फैल चुकी है। चलो ठीक है कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया, लेकिन तुमने इसके बारे में कुछ किया या नहीं? ध्रुव ने सुमित को घूरते हुए पूछा। वो काफी गुस्से में लग रहा था। वो मिलान के प्लान्स के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी सुमित के कंधे पर छोड़कर कुछ दिनों के लिए कठौता लौट गया था और फिर वहां से तृप्ति के साथ मिनी ट्रिप पर। अब उसे इस बात का रिग्रेट महसूस हो रहा था। हाँ ध्रुव, मैं हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठा था। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट में एक स्पेसिफिक एरिया था जहाँ के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी। मैंने मजदूरों को भरोसा दिलाने के लिए वहाँ पर अकेले एक रात गुजारी, लेकिन सुमित बोलते बोलते अचानक से रुक गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ था उस रात को? मुझे एहसास हुआ कि सच में कोई वहाँ था। जैसे तैसे करके सोया, लेकिन जब सुबह उठा तो मेरे शरीर के सारे कपड़े गायब थे। सुमित की बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। मतलब तुम खुद ही इन सब बातों में विश्वास करते हो? तभी मैं सोचूं कि तुमने अभी तक इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं। तुम करोगे भी कैसे? तुम तो खुद ही चूहे की तरह बिल में घुस के बैठे हो। ध्रुव सुमित पर बुरी तरह से भड़का था। नहीं ध्रुव, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया इस बारे में। उस रात जब मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ महसूस हुआ तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को कंफर्म करने के लिए कुछ सुपरनैचुरल एक्सपर्ट्स को बुलाया था। सुमित एक बार फिर से बोलते बोलते रुक गया। उसने अपने सामने की टेबल पर रखा हुआ पानी पिया और एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, मैं सुपरनैचुरल एक्सपर्ट्स की टीम के साथ कंस्ट्रक्शन साइट के हॉन्टेड एरिया में गया था। वहां हमारा रात गुजारने का प्लान था, लेकिन रात के 12 ही बजे थे कि सुपरनैचुरल एक्सपर्ट्स की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इसके बाद सुपरनैचुरल एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि वहां पर सुपरनैचुरल फोर्सेस की बहुत ही इंटेंस प्रेजेंस है।
जब मुझे साफ साफ पता चल चुका है कि उस एरिया में कुछ गड़बड़ है, तो मैं सुपरवाइजर और मजदूरों से झूठ कैसे बोल सकता हूँ? सुमित ने ध्रुव से कहा। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। तो तुमने मजदूरों को जाने दिया? कंस्ट्रक्शन की स्पीड इतनी स्लो हो गई है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा? ध्रुव ने सुमित से पूछा। सुमित बहुत ही कॉर्नर्ड महसूस कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे फर्क पड़ रहा था। इसीलिए जैसे जैसे वर्कर्स छोड़ के जा रहे थे, मैं उनकी जगह नए हायर करते जा रहा था। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि प्लान्स के कंस्ट्रक्शन की स्पीड कम ना हो। सुमित ने जैसे तैसे खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा। और तुम्हारा ये सर्कस कब तक चलने वाला है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही आदमी हो जो गिल एम्पायर के लिए इतने सारे कंस्ट्रक्शंस कर चुका है। तुम्हें सच में लग रहा था कि इस तरह का सर्कस चलाकर तुम प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन की स्पीड मेंटेन कर पाओगे? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सुमित पूरी तरह से गिव अप कर चुका था। उसके पास कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं बचा था। You have disappointed me a lot. मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें मिलान प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाने की भूल की। तुम्हारे साथ यहाँ आना मेरी भी भूल थी। सुमित की बात सुनकर ध्रुव को झटका लगा। तुम अपनी जगह भूल गए हो क्या? अगर मैं चाह लूं तो तुम्हारी हस्ती मिटा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों से उलझना पसंद नहीं है। ध्रुव, प्लीज मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लान्स के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। मैं कठौता वापस जाना चाहता हूँ। हर किसी इंसान को अपनी जान से प्यार होता है। मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। सुमित को देखकर लग रहा था कि वो बुरी तरह से घबरा गया है। देखो, सच बात तो ये है कि तुम्हारी मानसिक हालत ऐसी है ही नहीं कि तुम किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सको। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो रिलीव कर ही दूंगा, लेकिन इसके पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही कमजोर है, क्योंकि तुम जिस तरह के हाईली टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, उसके बाद तुम्हारा भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन करना सच में बहुत चौंकाने वाला है। ध्रुव ने सुमित को घूरते हुए कहा। सुमित ध्रुव से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मैं इस प्लान कंस्ट्रक्शन के काम को और आगे नहीं बढ़ा सकता। सुमित ने ध्रुव से आखिरी बात कही और कमरे से बाहर चला गया। ध्रुव कुछ देर तक कमरे के अंदर ही बैठा रहा। फिर उसने जारा को कॉल करके सारे टीम मेंबर्स को रूम में आने के लिए कहा। कुछ ही देर में जारा, यश और निहाल ध्रुव के पास बैठे हुए थे। ध्रुव का चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? सुमित ने कठौता वापस जाने का फैसला किया है। उसे भी लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की प्रेजेंस है। ऐसी हालत में उससे कंस्ट्रक्शन लीड कराने की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। अब क्या करेंगे सर? इतने बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए जिस टेक्निकल पावर्स की जरूरत होती है, वो सुमित के अलावा बहुत ही कम लोगों के पास है। हम एकदम से सुमित को रिप्लेस कैसे करेंगे? यश ने कंसर्न शो करते हुए कहा। उसकी बात पूरी तरह से सही थी। इतने शॉर्ट नोटिस पर सुमित को रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। जब तक हमें सुमित का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, तब तक हमें कोशिश करनी होगी कि कंस्ट्रक्शन चलता रहे, भले ही उसकी स्पीड कम हो। एक बार अगर कंस्ट्रक्शन पॉज हो गया तो फिर उसे रिज्यूम करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही हमें कोशिश करनी होगी कि जितने भी मजदूर बचे हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट छोड़कर ना जाएं, और ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम उस सुपरनैचुरल वाली अफवाह की जड़ तक पहुंचेंगे। यह अफवाह पक्का हमारे अपोनेंट्स द्वारा फैलाई गई है ताकि कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट किया जा सके। ध्रुव अंदर से काफी डिसअपॉइंटेड था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात की भनक थी कि उसके अपोनेंट्स इलेक्ट्रिक प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन को स्मूथली नहीं जाने देंगे। उसे बुरा इस बात का लग रहा था कि सुमित उसके ओपोनेंट्स द्वारा फैलाए गए झूठ का शिकार हो गया था। उसे नहीं पता था कि सुमित उतना इनोसेंट नहीं था जितना कि ध्रुव उसे समझ रहा था। उसने सुपरनैचुरल के प्रेजेंस की अफवाह उड़ा के प्लान्स के कंस्ट्रक्शन को डिले कर दिया था, और अब वो कठौता जा रहा था, जहां वो मिलान में मिल रही असफलता का ठीकरा ध्रुव के सिर पर फोड़ने वाला था। एक तरफ ध्रुव और उसकी टीम अफवाह की जड़ तक जाने में बिजी रहने वाली थी, वहीं दूसरी ओर सुमित इस समय का यूज करके ध्रुव के गिल एम्पायर पर कंट्रोल को कमजोर करना चाहता था। तो चलें कंस्ट्रक्शन साइट पर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। ध्रुव ने यश, जारा और निहाल की तरफ देखते हुए कहा। वो सब उठ के होटल से निकलकर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चल पड़े। वर्कर्स डरे हुए थे और कंस्ट्रक्शन साइट पर भूत प्रेत की अफवाहें फैलती जा रही थीं। कुछ वर्कर्स काम छोड़कर जा चुके थे और ध्रुव को ये पता लगाना था कि क्या ये सिर्फ डर का मामला है या किसी ने जानबूझकर कंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया है। उसकी समझदारी का टेस्ट होने वाला था, लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि खतरा कुछ और भी हो सकता था। शायद खतरा एक सुपरनैचुरल के फॉर्म में भी सामने आ सकता था। ध्रुव बिना जांच के इस खतरे को खत्म नहीं कर सकता था। दूसरी ओर जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहां वर्कर्स के बीच एक अजीब सा डर समा गया था। मशीनों की आवाज और बातचीत की हलचल अब धीमी पड़ चुकी थी।
कुछ वर्कर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में जमा हो गए थे और वो आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। यार सुना है जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ कोई भूत है। हाँ, और कल एक वर्कर ने कहा था कि उसने रात को किसी को देखा था, जैसे कोई आत्मा हो। मैं तो तब से उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। अब तो यहाँ काम करना मुश्किल हो गया है, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। मजदूरों के चेहरों पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी, मानो उनकी आंखें किसी खतरे के सिग्नल को तलाश रही हूँ। भारी मशीनों की आवाज अब ज्यादा गूंज रही थी, लेकिन मजदूरों की निगाहें जंगल के पेड़ पौधों की ओर टिकी हुई थी, जहाँ धुंध के कारण अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर मिस्टर अनिल परेशान होकर इधर उधर टहल रहे थे। वो फोन पर वर्कर्स से लगातार शिकायतें सुन रहे थे और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी ध्रुव अपनी टीम के साथ अपने कैबिन में पहुंच गया। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वर्कर्स का कहना है कि यहाँ कोई भूत है। वो काम बंद कर रहे हैं और कोई भी काम पर वापस नहीं आना चाह रहा। मैं कब से यही सब सुन रहा हूँ। अब मेरे सामने भूत का नाम मत लो। क्या सच में ऐसा हो भी सकता है या फिर बात कुछ और ही है? सर, ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रात को किसी को देखा था और कुछ ने अपने सामने एक अजीब सी चीज देखी थी। आई कांट कंट्रोल देम। मुझे पूरा मामला समझाना होगा। मुझे साइट का दौरा करना ही होगा। ध्रुव ने अनिल से कहा और अपनी जैकेट ठीक की। उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर में ध्रुव साइट पर पहुंच गया। उसकी तेज आंखों ने हर एक वर्कर की गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। चारों ओर टेंशन का माहौल था। कुछ वर्कर्स खामोश खड़े थे, जबकि कुछ जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर साइट से निकलने की तैयारी कर रहे थे। ध्रुव ने मजदूरों की तरफ देखते हुए कहा, क्या हो रहा है? काम बंद क्यों हो गया है? कोई मुझे बताएगा? ध्रुव की आवाज अथॉरिटेटिव लग रही थी। अनिल घबराए हुए चेहरे के साथ ध्रुव के पास आया और बोला, सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ किसी को देखा था, एक भूत जैसा रूप। सभी काफी डरे हुए हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या तुम लोग सच में मानते हो कि यहाँ कोई भूत है? अगर किसी ने कुछ देखा है तो मुझे उससे मिलवाओ। ध्रुव की बात सुनकर एक वर्कर उसके पास आने लगा। उसने अपनी डरावनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया, जिससे एटमॉस्फेयर और भी डरावना हो गया। सर, हमने सुना है रात को किसी ने कुछ देखा था, जैसे वो पुरानी आत्मा वापस आ गई हो। और एक बार कुछ अजीब सी आवाजें आई थी, बिल्कुल डरावनी सी, जैसे कोई आत्मा हो। हाँ। वर्कर्स इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से वर्ड्स भी सही से नहीं निकल रहे थे। ध्रुव को समझ ही नहीं आया कि वर्कर्स आखिर कहना क्या चाहते हैं। वो बस किसी आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। सब चुप हो जाओ, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम सबको काम पर वापस जाना होगा। अगर कोई आत्मा है भी तो हम उससे डील करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुक सकता। ध्रुव ने गुस्से में मजदूरों से कहा। वो नहीं चाहता था कि उसके लोग अफवाहों में विश्वास करके अपना काम छोड़कर बैठ जाएं। वर्कर्स धीरे धीरे अपने काम पर वापस लौटने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर डाउट और डर की लकीरें साफ नजर आ रही थी। ध्रुव ने अनिल की तरफ मुड़कर कहा, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये झूठ शुरू किसने किया। ध्रुव अपनी टीम के साथ रात तक साइट पर ही रुका रहा। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। ध्रुव और उसकी टीम जंगल के किनारे छुपे हुए थे। कंस्ट्रक्शन साइट और मजदूरों के क्वार्टर्स जंगल के पास में ही थे। ध्रुव और उसकी टीम मेंबर्स दूर से वर्कर्स को देख रहे थे और वो उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। पेड़ घने लग रहे थे और एक अजीब सी धुंध रात के अंधेरे को और भी डरावना बना रही थी। ध्रुव को पता था कि उसके ओपोनेंट्स ने वर्कर्स में से कुछ लोगों का इस्तेमाल करके सुपरनैचुरल की अफवाह उड़ाई है। हम यहाँ रुककर देखते हैं, अगर कुछ भी छुपा हुआ है तो हम उसे पकड़ लेंगे। ज़ारा थोड़ी सी घबराई हुई थी और बार बार पेड़ों की तरफ देख रही थी। बाकी सभी की नजरें वर्कर्स और पेड़ों के बीच इधर उधर दौड़ रही थी। ये सब कुछ अजीब लग रहा है ध्रुव सर। अगर सच में कोई भूत हुआ तो हम क्या करेंगे? यहाँ कोई भूत नहीं है ज़ारा, कोई और है जो लोगों में डाउट डालकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे ढूंढकर सबूत सहित बाहर लाऊंगा। ध्रुव की आवाज में स्टर्ननेस साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ये कंस्ट्रक्शन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। वो सभी आगे बढ़े। ध्रुव सबसे आगे चल रहा था और उसका ध्यान चारों ओर फैले अंधेरे पर था। हर कदम भारी लग रहा था और हवा में घना सन्नाटा फैलने लगा था। अचानक एक तेज आवाज आई और एक झलक छाया सी कोई चीज झपकते हुए तेजी से सामने से गुजरी। ध्रुव और उसके टीम मेंबर्स अचानक से रुक गए। क्या था ये? हाँ? ये किसी इंसान जैसा लग रहा था। चुप रहो, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो यहीं रुक जाओ। अगर सच में कुछ है तो हम उसे पकड़ लेंगे। ध्रुव की बात सुनकर टीम आगे बढ़ने लगी। ध्रुव उनको लीड कर रहा था। हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। ध्रुव को अब तक समझ में आ गया था कि सुपरनैचुरल की अफवाह का सोर्स जंगल ही था, इसलिए जंगल के अंदर जाना जरूरी था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, एटमॉस्फेयर और भी भारी होता जा रहा था।
उनके कदमों की आवाज तेज और अननेचुरल लग रही थी। तभी उन्हें अचानक से एक वर्कर की चीख सुनाई पड़ी। मदद करो, कोई मुझे मार रहा है, मेरी मदद करो। यार ये लोग क्वार्टर्स से निकल के रात में जंगल के अंदर जाते ही क्यों हैं? वहाँ किसी जंगली जानवर को देखकर डर जाते होंगे और बाहर आकर अफवाहें फैलाते हैं। ध्रुव ने कहा और उसकी टीम चीख के डायरेक्शन में दौड़ी। वो तेजी से पेड़ों के साइड से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम जल्दबाजी में लिया जा रहा था। कहाँ से आ रही है आवाज? जल्दी चलो। तभी अचानक से एक घबराया हुआ वर्कर ध्रुव के सामने आ गया। उसका चेहरा डर के मारे सफेद हो गया था और वो सीधे ध्रुव की ओर देख रहा था। वो मेरे पास आ गया। किसी ने मुझे देखा और फिर अचानक से। बात करते हुए वर्कर के होंठ कांप रहे थे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेफ जगह ले जाएंगे। ध्रुव ने वर्कर को अश्योर करते हुए कहा। तभी उसकी नजर वर्कर के जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस जैसी दिखने वाली चीज पर पड़ी। रात के अंधेरे में वो डिवाइस ब्लिंक कर रही थी। वो तुम्हारी जेब में डिवाइस क्यों है? ध्रुव ने वर्कर से पूछा। वर्कर ने डिवाइस निकालकर ध्रुव को दे दी और कहा, साहब, ये डिवाइस हमें इसलिए दी गई जिससे हम जंगल में भटककर वापस बाहर आने का रास्ता ना भूल पाएं। वर्कर ने ध्रुव को बताया। ध्रुव ने डिवाइस हाथ में ले ली और उसे ध्यान से देखने लगा। ध्रुव ने वर्कर को उसके क्वार्टर में सेफली पहुंचा दिया। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ वापस कंस्ट्रक्शन साइट के पास बने हुए सुपरवाइजर के ऑफिस में आ गया। उसके हाथ में वो ट्रैकिंग डिवाइस थी जो उसे वर्कर की जेब से मिली थी। ध्रुव बहुत ही ध्यान से उस ट्रैकिंग डिवाइस को देख रहा था। ये ट्रैकिंग डिवाइस तुमने हर वर्कर को दे रखी है? ध्रुव ने अनिल से पूछा। हाँ सर, एक्चुअली ये डिवाइस हमने हर वर्कर को इसीलिए दी थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही जंगल है। हम नहीं चाहते थे कि कोई भी वर्कर जंगल के अंदर खो जाए, इसीलिए ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से हम मजदूरों को ट्रैक करके उन्हें जंगल से बाहर ले आते थे। अनिल ने ध्रुव को एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, लेकिन ध्रुव के मन में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ रहे थे। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वर्कर रात को जंगल के अंदर जाते ही क्यों हैं? ध्रुव ने अनिल से पूछा। ध्रुव का क्वेश्चन सुनकर अनिल थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गया। वो नजरें चुराने लगा। अभी इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। ध्रुव ने जोर देते हुए कहा। सर, बात यह है कि वर्कर्स का कहना है कि जंगल में एक आत्मा है जो उन्हें अपनी तरफ खींचती है और जब वो उन्हें अपने पास बुलाती है तो उनके पास उस आत्मा के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और जब हमने देखा कि हर रात को एक वर्कर उठ के जंगल की तरफ चला जा रहा है तो हमने वर्कर्स के लिए अपनी जेब में ट्रैकिंग डिवाइस को रखना मैंडेटरी कर दिया ताकि हम सुबह वर्कर्स को रेस्क्यू करके वापस ले आए। अनिल ने ध्रुव को पूरी बात साफ बताते हुए कहा। और जंगल से वापस आए हुए वर्कर्स में से ऐसे कितने हैं जो कंस्ट्रक्शन छोड़कर चले गए हैं? ध्रुव ने अनिल को घूरते हुए पूछा। सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उनमें से कोई भी ऐसा यहाँ नहीं है जो उसके बाद यहाँ रुका हो। तुम्हें इसमें कोई चौंकाने वाली बात नजर आई? अनिल ने नाम सिर हिला दिया। लगनी भी नहीं चाहिए, मुझे पहले से ही पता था कि उनमें से कोई भी वर्कर नहीं टिकेगा। अगर किसी भी इंसान के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा तो वो ऐसी जगह छोड़ के चला ही जाएगा ना। अनिल ने फिर से सिर हिलाकर जवाब दिया। ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो हाँ कहना चाहता था या ना। खैर, इसकी ज्यादा परवाह न करते हुए उसने बोलना जारी रखा। तो फिर इसे डील करने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता था? ध्रुव ने अनिल से पूछा। अनिल को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने कुछ देर सोचा और कंधे उचका दिए। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था। जब वर्कर्स का क्वार्टर्स से गायब होकर जंगल जाने की घटना रोज हो रही थी तो तुम कुछ लोगों के साथ किसी एक वर्कर का पीछा करके ये नहीं देख सकते थे कि वे सब आखिर जंगल में जा कहाँ रहे हैं। कम से कम जब तुम मॉर्निंग में वर्कर्स को रेस्क्यू करने जाते थे तो ये देख सकते थे कि कहीं वे सब एक ही स्पेसिफिक एरिया के पास तो नहीं है। क्या तुमने ऐसा कुछ किया? सर, जब मैं सुबह रेस्क्यू टीम के साथ जंगल में जाता था तो ये नोटिस करता था कि आखिर ये सब वर्कर हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखा। सारे वर्कर्स हमें जंगल के अलग अलग एरियाज में मिलते थे, इसीलिए मैं ये कभी डिटरमिन नहीं कर पाया कि इन सारे वर्कर्स का कॉमन डेस्टिनेशन क्या है। अनिल ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा, लेकिन ध्रुव उसके एफर्ट से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं लग रहा था। कुछ देर तक वो सुपरवाइजर के ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता रहा और फिर उसने अनिल से पूछा। देखो, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि तुमने अपने कुछ लोगों को लेकर उन वर्कर्स को फॉलो क्यों नहीं किया? ध्रुव ने अपने क्वेश्चन को रिफ्रेज करते हुए कहा। वो सर बात ऐसी है कि कोई भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं था।
तो बात साफ साफ बोलो ना कि तुम सब इतने बड़े डरपोक हो कि रात को जंगल के अंदर जाने में तुम सबकी हिम्मत नहीं थी। ध्रुव की आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कई बार सिक्योरिटी वालों से कहा कि वो मेरे साथ चले, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुए। मैं अकेला कैसे? ध्रुव की आंखों में गुस्से को देखते हुए अनिल बोलते बोलते रुक गया। यहाँ पर सारे लोग यही बोल रहे हैं कि कोई उनके साथ रात में जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वे अंदर नहीं जा पाए। कोई भी ये नहीं मान रहा है कि वो खुद ही इतना बड़ा डरपोक था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके अंदर जंगल के अंदर जाने की हिम्मत थी ही नहीं। ध्रुव ने अनिल को कॉर्नर करते हुए कहा। अनिल को लगने लगा कि उसके सुपरवाइजर की जॉब जाने वाली है, इसलिए उसने खुद को डिफेंड करते हुए कहा, मुझे बाकियों का नहीं पता सर, लेकिन अगर एक इंसान भी मेरे साथ जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता तो मैं जरूर चला जाता। अनिल को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। ध्रुव उसके झूठ को पकड़ चुका था, फिर भी वो दूसरों पर ब्लेम डालकर खुद को बचाना चाह रहा था। ठीक है चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम्हें अपने जितना बहादुर इंसान मिलता तो तुम जंगल के अंदर चले जाते। ध्रुव की बात सुनकर अनिल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे लग रहा था कि ध्रुव ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया है, लेकिन वो पूरी तरह से ध्रुव के ट्रैप में फंस चुका था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का प्रदर्शन करने का मौका जरूर दूंगा। मैं आज रात अपनी टीम के साथ एक वर्कर को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर जाऊंगा। तुम भी हमें अकम्पनी करोगे? आई एम श्योर कि तुम्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इतने बहादुर जो हो। ध्रुव की बात सुनकर अनिल के होश उड़ गए। वो अभी तक इसी बात से तो बचता आ रहा था। वो इतना डरपोक था कि अगर कोई रात में वर्कर्स को फॉलो करते हुए जंगल जाने की बात करता था तो अनिल उसे डिस्करेज कर देता था। आज ध्रुव ने उसके नहले पर दहला मार दिया था। रात को जंगल के अंदर जाने की बात सुनकर अनिल का गला सूखने लगा, उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसके कांपते हुए पैर ध्रुव को साफ साफ दिख रहे थे। उसने किसी तरह अपना गला साफ करते हुए ध्रुव से कहा, सर वो बात ऐसी है कि मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं इस तरह से अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इस वजह से मैं आज तक रात में जंगल के अंदर नहीं गया। सच तो यह है कि जंगल के अंदर जाने की बात सोचने भर से ही मेरी कभी छूटने लगती है। अनिल ने ध्रुव के सामने कन्फेस करते हुए कहा। ध्रुव उसके कन्फेशन को सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे ये बात अच्छे से पता थी। सिक्योरिटी वालों ने पहले ही मुझे बता दिया था कि सुपरवाइजर कितना बड़ा डरपोक है, और उसी ने अनऑफिशियली ये रूल बनाया है कि कोई भी रात 8 बजे के बाद जंगल के अंदर नहीं जाएगा, ताकि कोई भी जंगल के अंदर से आत्मा अपने साथ वापस न ले आए। बोलो, ऐसा है कि नहीं? ध्रुव ने अनिल से पूछा। अनिल इतना एम्बैरेस था कि उसने धीमे से हाँ में सिर हिला दिया। तुम्हें ये भी अच्छे से पता होगा कि तुम ही थे जो मॉर्निंग में वर्कर्स को रेस्क्यू कराने के बाद सीधे उन्हें उनके घर भेज देते थे। तुम्हें डर था कि पोजेस्ड वर्कर तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट को इन्फेक्ट कर देंगे। तुमने बहुत सारे ऐसे रेस्क्यूड वर्कर्स को भी घर भेजा है जो घर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि साइट पर काम करना चाहते थे। ऐसा है कि नहीं? ध्रुव ने अपने मतलब भर की रिसर्च कर ली थी। अनिल के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारे फियर की वजह से क्या हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन साइट हॉन्टेड प्लेस के तौर पर इतनी इनफेमस हो गई है कि कोई बाहर से आकर यहाँ काम ही नहीं करना चाहता। अब रायता इतना फैल चुका है कि इसे समेटना बहुत ही मुश्किल होगा। हम लोग रायता समेट भी पाएंगे कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव ने अनिल से पूछा। उसके चेहरे से साफ था कि उसे झूठ से सख्त नफरत थी।